नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अंशिता। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और तैयारियां वहां पर जोर शोर से चल रही हैं। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम अड़चनें थीं, लेकिन एनडीए गठबंधन में उन अड़चनों को लगभग दूर कर लिया गया है। इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठकें ही चल रही हैं और इसका मतलब यह है कि इस मुद्दे पर अभी वो एनडीए गठबंधन से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग के बाद और भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। उसके बाद वहां पार्टी में बगावत की स्थिति जरूर है। कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और जिन उम्मीदवारों का सूची में नाम है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर जो आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए वो हो गई है, चाहे वो झारखंड की बात हो चाहे महाराष्ट्र की बात हो। इंडिया गठबंधन में अभी दोनों ही राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बात नहीं हुई है। झारखंड में 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी, बाकी बची 11 सीटों पर, वहां 81 सीटें हैं विधानसभा में, 11 सीटों में आरजेडी और वामपंथी दलों को देने की बात कही गई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी और वामपंथी दल इससे खुश नहीं है, इस सीट बंटवारे से। हालांकि पिछले चुनाव को देखते हुए ये जो सीट का बंटवारा किया गया है, पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जिनके जीतने की संभावना है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। गठबंधन में उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिनकी जीतने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। लेकिन अभी जो जो आसार मिल रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है कि आरजेडी खास तौर पर वहां इससे खुश नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी कमोवेश यही स्थिति है। वहां भी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार के गुट के बीच में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इन सारे मुद्दों पर अभी एक जो आम सहमति होती है वो तय नहीं हो पाई है। बार बार बैठकें हो रही हैं, आज भी बैठक हो रही है। क्या कहते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के नेता? हालांकि वहां जो गठबंधन दल के जितने भी नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि बातें साफ हो चुकी हैं, सब स्पष्ट हो चुकी हैं, फाइनल हो चुकी है, केवल घोषणा बाकी है। लेकिन सवाल उठता है कि घोषणा कब होगी? पहले सुनते हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले क्या कह रहे हैं सीट शेयरिंग के मुद्दे पर। भाजपा 99 सीट पर अपने कैंडिडेट दे चुकी है। कांग्रेस की आज सीईसी है। क्या कांग्रेस भी ज्यादातर सीटों पर अपने गठबंधन साथियों के बीच गुत्थी सुलझा चुकी है? आज लिस्ट आने की संभावना है कांग्रेस की? आज नहीं, कल हम लोग लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। कल कई मीटिंग्स कैंसिल हुई शिवसेना के साथ। ये कहा जा रहा है मतभेद है कांग्रेस का। कितनी सीटों पे बातचीत आप लोगों को लगता है कि बाकी है गठबंधन के बीच? 40 सीटों में आज अभी भी है। हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कब तक लिस्ट बाहर आएगी? कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों को, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। एक आरोप जो संजय राउत तो नाना पटोले कह रहे हैं कि दिक्कत तो अभी महायुति में भी है, यानी महायुति से उनका मतलब महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को महायुति कहा जाता है और इंडिया गठबंधन को महाविकास आघाड़ी। तो उनका कहना है कि हमारे में ही नहीं, अभी महायुति में भी है, लेकिन महायुति ने सीट शेयरिंग कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 155 सीटों पर वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 55 सीटों पर वहां अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी लड़ रही है और 78 सीटों पर लड़ रही है वहां एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना। तो ये सीट का बंटवारा तो उन्होंने कम से कम कर लिया है। लेकिन नाना पटोले को इस बात की खुशी है कि वहां महायुति में भी सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि बात सही है कि महायुति में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अजीत पवार गुट के सैकड़ों लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी से भी लोग नाराज बताए जा रहे हैं।
कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी है। झारखंड में वो स्थिति भी चल रही है, लेकिन सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तय होगा, कब फाइनल होगा और कब अपनी अपनी सीटों पर जो कैंडिडेट्स की सूची है वो ये पार्टियां घोषित करेंगे। हालांकि अगर महायुति को देखें तो वहां केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही अभी 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है महाराष्ट्र में, और 66 सीटों पर झारखंड में उम्मीदवारों की घोषणा की है। बाकी उसके सहयोगी दलों ने अभी तक घोषणा नहीं की है। उसके पीछे ये बातें बताई जा रही हैं जो बात नाना पटोले कह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस मामले में अब तक एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल अगर इन दोनों ही राज्यों में बात करें तो जो नाना पटोले की बात है कि महायुति में सब ठीक ठाक नहीं है, तो झारखंड में और महाराष्ट्र में अंशिता जो बात वो कह रहे हैं तो वास्तव में कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी क्या खबरें हैं, ताजा खबरें क्या हैं, किन नेताओं ने पार्टी छोड़ी, बगावत की, या वहां पर दोनों ही गठबंधनों में किस तरह की स्थितियां अभी दिखाई पड़ रही हैं? बिल्कुल, पहले बात हम झारखंड की करेंगे। तो झारखंड में 2 चरणों में जैसे कि चुनाव है, तो उस हिसाब से वहां पर भी जैसा सही बात है कि एनडीए आगे निकलता दिखाई दे रहा है, लेकिन एनडीए ने अगर पहले सीटों का बंटवारा किया, फिर उम्मीदवारों की जो घोषणा की पहली सूची आ चुकी है, उससे कहीं ना कहीं दरार जो खुलकर निकल कर आ रही है। एनडीए में भगदड़ मच गई और सबसे ज्यादा जिस चीज का डर था वही हुआ। सरायकेला से जैसे चंपाई सोरेन को अगर उतारा गया तो उसकी नाराजगी दिखी और गणेश महाली ने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया और ऐलान कर दिया अब जेएमएम उसका फायदा उठाएगा, वहां से उसको यहाँ इधर आएगा और हो सकता है कि जेएमएम उन्हें टिकट दे दे। वहां से नहीं तो कुछ भी, मतलब किसी तरह से कहीं ना कहीं नुकसान तो बीजेपी को होगा ही होगा। और इसके अलावा और भी दूसरे कई नेता हैं, जैसे बीजेपी ने अपनी मतलब उतारा है अपने उम्मीदवार को, तो उससे आजसू के लोग नाराज हो गए और आजसू के लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है या जेएमएम में जाने का कर दिया है। तो इस तरह से कई सीट से, जैसे कोडरमा सीट ही है, वहां पर से बीजेपी लगातार 2 बार जीतती आई है और इस बार भी उन्होंने अपने उसी कैंडिडेट को तीसरी बार उतारा है। लेकिन उधर से आजसू की भी एक उम्मीदवार थी शालिनी, वो चाहती थी कि उस सीट से उनको टिकट मिले, लेकिन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी से अब निर्दलीय लड़ने का जो है ऐलान कर दिया है। अब जाहिर है इससे नुकसान बीजेपी को ही होगा, गठबंधन को होगा, एनडीए को, और ये भगदड़ अभी बढ़ने वाली है, ये रुकने वाली नहीं है जिस तरह की स्थितियां अभी झारखंड में बन रही हैं। अब उसी तरह हम महाराष्ट्र पे आ जाते हैं, तो महाराष्ट्र में भी वही है। लेकिन मैं जो समझ पा रही हूँ, मुझे जो लगता है या जो भी जानकार जिस तरह से दावा कर रहे हैं, भले ही ये कहा जा रहा है कि इंडिया पीछे है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि वहां क्या भगदड़ मचेगी, वहां क्या नाराजगी निकल कर आएगी एनडीए गुट में, जिस तरह से पहले वो एक स्टेप आगे चल रहे हैं, और उसका फायदा इंडिया कैसे उठा सकता है। जेएमएम या कांग्रेस या दूसरे जितने भी सहयोगी दल हैं, एनसीपी हैं, अगर हम वहाँ की बात करें, महाराष्ट्र की एनसीपी की बात करें, या शरद पवार गुट है और दूसरा वहाँ पर उद्धव गुट है, इन तीनों की बात करें, या हम झारखंड में आ जाएं, जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इनको फायदा होगा। जिस तरह से अगर एनडीए में भगदड़ होगी तो इसका बट ऑब्वियस है फायदा इधर आएगा, और इसी रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन एक स्टेप पीछे चल रहा है। लेकिन आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है कांग्रेस की, जो केंद्रीय चुनाव समिति है सीईसी, उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक है, और इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है, शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी उम्मीद जताई है कि आज शायद फाइनल हो जाए सीट शेयरिंग की। कांग्रेस कह रही है कि 1-2 दिन के भीतर उसके सूची भी आ जाएगी। हालांकि 20 तारीख की डेडलाइन भी रखी गई थी सूची आने की, पहली सूची, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब आज वहां पर सीईसी की बैठक के बाद क्या तय होता है और उसके बाद जो घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ बैठक में क्या तय होगा। झारखंड में हालांकि लगभग स्थिति क्लियर है, वहां पर केवल आरजेडी और वामपंथी दलों को लेकर कुछ बातें अभी जारी हैं। आरजेडी वहां पर नाराज बताई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो 7 सीटें उसको दी जा रही हैं, लेकिन इससे वो ज्यादा चाह रही है। हालांकि अगर पिछले चुनाव को देखें तो उसने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसको 1 ही सीट पर जीत हासिल हुई थी, और इस बार वामपंथी पार्टियों के साथ आने से वहां इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। वामपंथी पार्टियों का भी यह दावा है कि उनको कम से कम 12 सीटें चाहिए, नहीं तो वो 6 सीटों पर तो जरूर लड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो ऐसी सीटें हैं जहां वो मजबूत हैं, उनकी पार्टियां वहां चुनाव जीतती रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा उन सीटों पर चुनाव नहीं जीत पाई हैं। एक बार सुनते हैं जो सीपीएम की नेता हैं सुभाषिनी अली, वो क्या कह रही हैं इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर, सीटों के समझौते को लेकर। ठीक ठाक नहीं है, खास करके झारखंड में गठबंधन को लेकर
पहले तो आरजेडी का नाराजगी, अब जेएमएम और कांग्रेस में भी सीट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। देखिए, जहाँ तक आप सीटों लोगों को की तो बात सीट है, नहीं मिला। नहीं, हम सीटों की जहाँ तक बात है, एक पार्टी के अंदर भी बहुत विवाद रहते हैं सीटों पर और सीट के बंटवारे पर। जब अलग अलग पार्टियां हैं तो निश्चित तौर पर बंटवारे के समय दिक्कतें होती हैं, और कुछ पार्टियां हैं जिनकी आदत है अपनी ताकत से ज़्यादा मांगने की, और इनमें शायद कांग्रेस पार्टी प्रमुख है। तो हर जगह आप देखेंगे कि उन्हीं के साथ ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि अब वो ज़माने गए जब कांग्रेस के नाम पर ही वोट मिलता था। अब वो बिल्कुल दूसरा ज़माना है, गठबंधन को ही वोट मिलता है। इसलिए गठबंधन को गठबंधन रहना चाहिए और एक साथ इन लोगों को चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो। तो ये सुभाषिनी अली हैं, सीपीएम की नेता हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रही हैं। चूंकि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, निश्चित तौर पर उसकी अपनी एक अहमियत है, उसका महत्व है, बड़ी पार्टी है। जाहिर सी बात है कि इस वजह से उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, और यही बात वहां गठबंधन के सहयोगी दल भी कह रहे हैं। झारखंड में हालांकि ये मुद्दा जो सीट शेयरिंग का है लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में जरूर अभी इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और एक कहा जा सकता है कि खटपट की खबरें आ रही हैं। शिवसेना नेता संजय राउत को एक बार सुनेंगे, जो उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के नेता हैं, सांसद हैं। वो क्या कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। लगातार उन्होंने भी पिछले कई दिनों से वो कह रहे हैं कि समझौता हो चुका है, कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर बातचीत फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है, एक बार सुनते हैं संजय राउत क्या कहते हैं इस पर। बोलिए। बंटवारे को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है, एक दूसरा, क्या कांग्रेस की लेट लतीफी की वजह से महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला जो है अब तक सामने नहीं पाया है, लिस्ट भी जारी बात ऐसी नहीं है, कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है, तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। संजय राउत भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि आज शाम तक सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। पिछले कई दिनों से ये हो रहा है कि आज शाम तक, कल शाम तक और परसों तक ये चीजें फाइनल हो जाएंगी। 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट भी निकालने वाली थी, महाराष्ट्र में सूची जारी करने वाली थी, लेकिन अभी तक ये चीजें फाइनल नहीं हुई हैं और अभी तक ये मसला अटका हुआ है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का कि वो कब तक होगा। हालांकि एनडीए गठबंधन में भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सीटों की घोषणा, अपने उम्मीदवारों की सूची जरूर जारी की है। 99 सीटों पर कुल 155 सीटें उसको मिल रही हैं। 288 सदस्यीय विधानसभा में महाराष्ट्र में 155 में से 99 सीटों पर उसने उम्मीदवारों की घोषणा की है। उनमें 89 उम्मीदवार ऐसे हैं, 89 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछली बार के विधायक हैं, यानी 89 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। लेकिन अगर बात करें एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की या फिर एनसीपी के अजीत पवार की, तो अभी इन पार्टियों की कोई सूची नहीं आई है। तो उसके पीछे भी ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर जहां जो सीटें बीजेपी को दी गई हैं, उनमें से कुछ सीटें इन घटक दलों के नेता चाह रहे थे, नहीं मिली है, उसकी वजह से नाराजगी है। तो कुछ ये बदलाव भी हो सकते हैं अभी जो सीटें बांटी गई हैं। निश्चित तौर पर ये सारे मुद्दे उलझे हुए हैं एनडीए गठबंधन में भी, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि एनडीए गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर सीट शेयरिंग की, यानी सीटों के समझौते का मुद्दा हल कर लिया है। इंडिया गठबंधन जरूर उस मुद्दे पर पीछे है, लेकिन वो दावा कर रहा है कि 1-2 दिन के भीतर या आज शाम तक इसकी पूरी संभावना है कि इस मुद्दे को हल कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र में अब इन सारी चीजों को लेकर जो ताजा घटनाक्रम है, जो नई नई खबरें आ रही हैं, उन पर एक नजर डाल चुकी हैं अंशिता जी, बताएं।
जी बिल्कुल, जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं कि एनडीए ने भले ही अभी घोषणा कर दी है, एनडीए तो नहीं, बीजेपी की हम यहाँ बात करेंगे, और नाराजगी लगातार पहले से ही थी। इसी की वजह से अमित शाह कई बार आए, कई दौरों पे, हर बार यही कहा गया कि अब ऐलान हो जाएगा, इस बार जब आ रहे हैं तब ऐलान हो जाएगा, लेकिन चीज़ें नहीं बनी। और जब भी अमित शाह आए महाराष्ट्र दौरे पर, उन्होंने सिर्फ यही, अपने जो नेता हैं बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको सिर्फ यही संदेश दिया कि सहयोगियों के साथ मिलकर चलिए, लेकिन नहीं ऐसा हो पा रहा है और अभी भी वो खींचतान बनी हुई है एनडीए में। तो एनडीए एक तरफ अपने ही नेताओं से परेशान है, सहयोगियों से भी बीजेपी दिक्कत में है, इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है उससे भी एनडीए के लिए दिक्कत है। लेकिन अब जो इसी बीच खबर आ रही है वो ये है कि मराठा आंदोलन की शुरुआत जिसने की, मनोज जरांगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जितनी भी मराठा आबादी वाली सीटें हैं जहां पर वो ज़्यादा, मतलब ऐसी स्थिति में जहां पर वो जीत हार का फैसला कर सकते हैं, उन सभी सीट्स पर मनोज जरांगे उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर वो ऐसा करेंगे तो इसका पूरा असर बीजेपी को ही, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि नाराजगी उनकी सरकार से है। खास तौर पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ही ये गलत किया है, मतलब मराठाओं के साथ। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर अभी फिर एक बार फंसते हुए नजर आ रही है एनडीए। मतलब पहले ही जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो इसी तरफ दावा कर रहे हैं कि एमबीए की सरकार बन रही है, और उस सर्वे रिपोर्ट्स की बात हम क्यों ही करें, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये साफ जाहिर कर ही दिया कि स्थिति वहां खराब है बीजेपी की। सिर्फ बीजेपी की बात करेंगे क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी पार्टी वो ही बनकर निकल कर आती थी पिछले चुनाव अगर हम देखें, लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति वहां पर अच्छी रही है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो वहां इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए हैं। निश्चित तौर पर वहां मजबूत स्थिति में महाविकास अघाड़ी है, इंडिया गठबंधन है, और कांग्रेस पार्टी उनमें सबसे ऊपर है। ये बातें हैं, लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले काफी दिनों से लगातार वहां एक स्थिति बनी रही और सरकार के खिलाफ स्थिति बनी रही, उसको लेकर अब उसका जो नेतृत्व करने वाले हैं, अगर वो सारी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, क्या असर होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी अमलेंदु उपाध्याय इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि चुनाव आयोग पर जो इंडिया गठबंधन के घटक दल लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनमें एक बड़ा आरोप लगाया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो ग्रामीण मतदाता हैं वहां ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में वहां चुनाव आयोग ने टाइम को लेकर, यानी जो मतदान का समय है उसमें परिवर्तन किया है। क्या कह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य हम सुनते हैं, लेकिन यह बड़ा आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाया है और यह कहते हुए लगाया है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। सुनते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य को। एक समान अवसर सबको मिलेंगे ताकि चुनाव भय मुक्त भी हो, व्यभिचार मुक्त भी हो और शांतिप्रिय ढंग से भी हो, और हर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाए। जो 80 साल से ऊपर के वोटर हैं या दिव्यांग है, उनको घर से भी वोट देने की सुविधा होगी। ये सारी बातें कही गई, लेकिन जब आधिकारिक सूचना आई जो गजट के लिए था, उसमें बंटवारा कर दिया गया। चुन चुनकर वैसे विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हम लोग ज्यादा मजबूत है जमीन पर। उन जगहों पर जिसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि, माननीय चुनाव आयुक्त जी ने कहा था कि 88%, 88% झारखंड में रूरल वोटर और 12% अर्बन वोटर, ये उनका तथ्य है।
और उनका काम ये है कि 12% मतदाताओं को 1 घंटे का समय ज्यादा दिया जाए वोट करने के लिए और 88% जो ग्रामीण वोटर हैं उनको 1 घंटा कम कर दिया जाए और कोई वोटर छूटे भी नहीं। कितना सुंदर तर्क है ना। 12% वोटर 5 बजे तक डालेंगे, 88% वोटर 4 बजे तक डालेंगे। उन्होंने माना कि झारखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल गया है, इसलिए 2 चरण में होगा। मैंने उस समय भी बंटी बबली कहा था जब 43 और 38 का फिगर आया था। आज फिर से देख लीजिए बंटी बबली को कि ग्रामीण इलाकों के वोटर को कम कर दिया गया। तो ये बंटी बबली का खेल आप लोग को समझ में आ रहा है ना। किस प्रकार से चुनाव संपन्न होगा। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां 88% वोटर है वहां वो लोग केवल 4 बजे तक वोट दे पाएंगे और शहरी क्षेत्रों के मतदाता जो है वो 5 बजे तक वोट देंगे। बड़ा आरोप है और लगातार चुनाव आयोग की अगर बात करें तो विपक्ष के निशाने पर है। कई तरह के आरोप लग गए हैं। उससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि किस तरह से महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल जब महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसके महज 2 दिन पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो रही है, यानी मतगणना 23 नवंबर को वहां हो रही है। 20 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को वहां मतगणना होगी। 26 नवंबर तक ही महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल है। संजय राउत का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया, ये तारीखें इसलिए रखी गई ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है। चूंकि गठबंधन की जो स्थिति है उसमें किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। तो ये आरोप लगातार चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी लगा और तमाम सबूतों के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायतें दर्ज कराई हैं। अभी तक चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से ये सारे मुद्दे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड की जो राजनीतिक स्थिति है, झारखंड में भी 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होने हैं। तो अब एनडीए और इंडिया की स्थिति क्या है? अगर गठबंधन में हम सीट शेयरिंग को देखें तो निश्चित तौर पर उसमें एनडीए गठबंधन आगे दिख रहा है, लेकिन जो जमीनी हालात है वहां पर जिस तरह के जो मुद्दे हैं, और अभी जैसा बताया अंशिता ने कि मराठा आरक्षण के आपको लीड करने वाले उसके नेता वो सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का वहां क्या असर होने वाला है, क्या दिखता है? अमलेंदु जी, ये जो महाराष्ट्र में खासतौर पर मराठा आरक्षण को लेकर सरकार इतना घिरी रही, सरकार के पास जवाब नहीं रहा। अब अगर वहां पर आंदोलन करने वाले लोग सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं? अब देखिए समीर जी, एक तो आंदोलन एक अलग चीज़ होती है और राजनीति में उतरना एक अलग चीज़ होती है जी। और सीधे सीधे राजनीति में उतरना तो कितना आंदोलनकारी प्रभावित करते हैं ये तो देखने वाला समय होगा। हम लोगों ने देखा था कि इरोम शर्मिला चानू जो हैं वो लंबे समय तक आमरण अनशन पर रहीं और जब खुद चुनाव नहीं तो 90 वोट मिले। तो जबकि मसला वो राज्य का उठाती थी, वहाँ जो अपसफा था उसका मसला उठाती थी। तो सीधे सीधे आंदोलनकारियों का राजनीति में आना जो है वो बहुत सवाल खड़े करता है और वो किस तरीके से प्रभावित करता है ये देखने वाली चीज़ होगी। आंदोलनों का अच्छे तरीके से दोहन जो है अभी तक वो या तो आसू ने किया, जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन कहलाती थी प्रफुल्ल महंत की, असम गण परिषद जो बाद में हो गई, या फिर अरविंद केजरीवाल ने किया। तो इन दो का आप कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छे तरीके से आंदोलनों का दोहन किया। अब मनोज जरांगे पाटिल कितना दोहन कर पाते हैं या उससे कितना फ़ायदा बीजेपी को पहुंचता है या फ़ायदा इधर इंडिया गठबंधन को पहुंचता है, ये देखने वाली चीज़ होगी। मुझे लगता है कि वो अभी शायद कुछ दबाव बनाने की कोशिशें होंगी और जो होती हैं उसके तहत वो घोषणा हो रही होगी। बहरहाल जो अभी तक मसला है वो ये है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या निकला है और सीट शेयरिंग किन किन के बीच हो पाई है, इसको लेकर अभी तक विवाद चल रहा है।
जैसा कि अभी तक सूचनाएं आई हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आज शाम तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी। बाला साहब थोराट जो कांग्रेस के नेता हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका भी थोड़ी देर पहले बयान आया है। रमेश चेन्नीथल्ला जो वहाँ के इंचार्ज हैं, कांग्रेस महासचिव हैं, उनका भी थोड़ी देर पहले बयान आया है। और नाना पटोले का बयान आपने सुनवा ही दिया है कि सबका कहना यही है कि आज शाम तक हो जाएगा। कांग्रेस चुनाव समिति जो है, उस केंद्रीय चुनाव समिति, उसकी बैठक आज होगी, उसमें तय हो जाएगा। इधर जो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है समीर जी, वो बीजेपी की लिस्ट है, वो एनडीए की लिस्ट नहीं है। और एनडीए में भी अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो जो कह रहे थे अभी नाना पटोले, उनकी बात में दम दिखाई पड़ता है कि वहाँ भी संघर्ष बहुत ज़्यादा है। सूचना ये है कि इंडिया गठबंधन में 28 सीटों पर तकरार है, एनडीए में 35 से 40 सीटों पर तकरार है, किसको क्या मिलेगा। बीजेपी ने अपनी पहली सूची 99 प्रत्याशियों की जारी करके ये संकेत दे दिया है कि वो अपने सहयोगियों को कम भाव देगी और ज़्यादा सीटों पर बोलने लगी। जब पहली सूची ही 99 की आपने जारी कर दी, उसमें 71 आपके मौजूदा विधायक हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि बीजेपी क्या एकनाथ शिंदे को भाव नहीं दे रही है और अजित पवार को भाव नहीं दे रही है। तो ये गठबंधन की घोषणा जब होगी और अभी आना है तो उस पर देखा जाएगा कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। इधर आज शाम तक समझा जाता है कि शायद इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है 10 या 12 सीटें कुछ ऐसी हों जिन पर फ्रेंडली फाइट की परिस्थितियां बने, चूँकि वहाँ सभी दलों के प्रत्याशी मजबूत हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर एक लड़े तो फिर वहाँ कमजोरी आए, तो वो अपने एक चुनावी रणनीति के तहत भी ये हो सकता है कि कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट हो। बिल्कुल, ये फ्रेंडली फाइट हो वहाँ पर। और जो बिल्कुल सही बात है कि वहाँ महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधनों में अभी स्थितियाँ जो है वो काफ़ी उथल पुथल वाली बनी हुई है। महायुति में ये ज़रूर है कि मोटे तौर पर एक सीट शेयरिंग की बात जो हुई है अपनी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी भी कर दी है। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि वहाँ ऐसा नहीं है कि चूंकि अभी दोनों दूसरे जो घटक दल हैं और कुछ और भी घटक दल हैं, उन लोगों ने अपनी कोई सूची जारी नहीं की है। इसका मतलब यह है कि कई सीटों पर अभी मतभेद बने हुए हैं और महाविकास अघाड़ी में अभी सीटों का उसकी घोषणा हुई नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। अमलेंदु जी, इस बीच जो कुछ आप नजर डालकर आ रहे हैं, आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आए हैं, थोड़ा उनके बारे में जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट से 3 बड़ी खबरें हैं समीर जी, और तीनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है, उसने एक याचिका दायर की थी, जनहित याचिका दायर की थी। उसकी याचिका पर चुनाव आयोग और भारत सरकार को नोटिस इशू किया है। जैसा हम लोगों ने देखा था कि सूरत में निर्विरोध निर्वाचन हो गया, वहाँ हो गया छतरपुर में मध्य प्रदेश में, इस तरीके की याचिका जो है उसको मतलब इस तरीके जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर याचिका दायर की गई कि जो निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है इस पर। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। जस्टिस उज्ज्वल भैया और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ जो है उसने ये नोटिस इशू किए हैं। तो ये एक बड़ी खबर फिलहाल ये थी। एक और बड़ी खबर समीर जी ये है, जो NCPCR है, जो बच्चों की एक संस्था है, उसके कानून प्रियांक, वो उसके जो चेयरमैन हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण, उसने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उन मदरसों की मान्यता वापस लेने का उसमें निर्देश दिया गया था जो RTE एक्ट का पालन नहीं करते हैं, यानी उनकी फंडिंग रोक दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR के इस पत्र के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने से शिक्षा मंत्रालय को रोक दिया है, उस पर रोक लगा दी है। एक बड़ी खबर समीर जी ये है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। और तीसरी एक खबर समीर जी ये है कि एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि हिंदुत्व की जगह भारतीय संविधानत्व शब्द रख दिया जाए। इस पर जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने जो याचिकाकर्ता थे डॉक्टर एहसन कुंद्रा, उनसे कहा कि नहीं सर, हम इस पर विचार नहीं करेंगे। और जब याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलें पेश करने की कोशिश की तो CJI ने कहा कि यह पूरी तरीके से प्रक्रिया का दुरुपयोग है। तो यानी हिंदुत्व की जगह भारतीय संविधानत्व जो है उसको एंटरटेन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया और ये याचिका खारिज कर दी। तो 3 बड़ी खबरें अभी सुप्रीम कोर्ट से थी। ये 3 बड़ी खबरें रही सुप्रीम कोर्ट से। अमलेंदु जी ने उसकी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से गतिरोध दोनों ही गठबंधनों में बना हुआ है, लेकिन गतिरोध के बावजूद NDA गठबंधन उसमें आगे दिखाई पड़ रहा है कि कम से कम उसे
उसने सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात की है। झारखंड में बातचीत उनकी पूरी हुई है और महाराष्ट्र में भी ऐसा माना जा रहा है। कुछ सीटों पर गतिरोध जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां सूची भी जारी कर दी है। लेकिन अभी कई सवाल वहां भी है कि वहां मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे के नहीं लड़ेंगे, और लड़ते हैं तो क्या होगा, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा वहां नहीं हुई है। और यह एक बड़ा मुद्दा है एनडीए गठबंधन के भीतर। इंडिया गठबंधन में भी सीटों को लेकर अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है और वहां 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र में चुनाव है, जबकि 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में झारखंड में चुनाव है। तो इनके बीच में अब इंतजार है लोगों को सीट शेयरिंग का कि कब घोषणा होगी। जाहिर सी बात है, जो उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ने की तैयारी किए हुए हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टिकट मिलेगा, उनको तैयारी के लिए, प्रचार के लिए कितना समय मिलेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर इसमें बाजी मार ले रही है कोई पार्टी, कोई गठबंधन, तो निश्चित तौर पर वो आगे दिख रही है। हालांकि झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में कहा जा रहा है, चूंकि वहां पर 70 सीटें, 81 सीटें हैं, उनमें 70 सीटों पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अभी पिछले दिनों जब राहुल गांधी वहां मौजूद थे रांची में और हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, सीपीआई के डी राजा भी वहां मौजूद थे, इन सारे लोगों के बीच में सीट शेयरिंग की बात तय हुई और उसमें यह हुआ कि 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेंगे, जबकि बाकी बची 11 सीटों पर आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियों को ये सीटें दी जाएंगी। लेकिन अभी जो एक दिखाई पड़ रही कि आरजेडी की नाराजगी वहां पर, वो एक बड़ा मुद्दा है कि क्या आरजेडी 7 सीटों पर लड़ेगी, मानेगी या नहीं मानेगी, या फिर जो 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस के पास हैं, इनमें से कुछ को समझौता करना पड़ेगा या सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। एक बार सुनते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे क्या कह रहे हैं इस सारे मसले पर। विनिंग शेयर ज्यादा रहा है या ज्यादा वोट प्रतिशत रहा है, वहाँ अपने कैंडिडेट फील्ड करेगी, क्योंकि जो आप लोगों के साथ मीटिंग हुई वो एक बहुत कॉर्डियल मीटिंग नहीं है। संतुष्टि अभी आपको दिख रही है, लेकिन आज शाम होते होते मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोगों को भी दिखेगा, हम लोगों को भी दिखेगा, संतुष्टि दिखेगा, वो पूरी सेटिस्फाई रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, भाजपा जैसे फिरका परस्त ताकतों को, तानाशाही ताकतों को झारखंड से दूर रखना, और उस लक्ष्य की प्राप्ति होनी है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता परिपक्व हैं और सभी को गठबंधन धर्म का निर्वहन करना आता है। ठीक है, कार्यकर्ता की भावनाएं अपनी अलग जगह है, हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं भी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज किया, इसलिए सभी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और आज मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आ जाएंगे सभी लोग और हम लोग मिल बैठ के इस इश्यू को रिजॉल्व कर लेंगे। कंप्रोमाइजिंग मोड में आगे कैसे, क्या जितनी वो सीट मांग रहे हैं आप लोग उनको उतनी देंगे, या उससे, या जो आप लोग दे रहे हैं 3 से 4 सीट उनको वो उस पर मान जाएंगे, जिसको उन्होंने क्लियर कह दिया कि वो नहीं मानेंगे। क्या कंप्रोमाइज इस सूरत में होगा कि जो वो कह रहे हैं 60 से 62 सीट पर गठबंधन को बाहर सपोर्ट करना और बाकी अपने कैंडिडेट उतारना, इस पर कंप्रोमाइज हो जाएगा सब कुछ, क्या रहेगा? देखिए, कॉम्प्रोमाइज तभी होता है जब अपने हितों को थोड़ा हम नजरअंदाज करें और एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु जब हम लोग एकजुट हुए हैं तो सभी लोगों को में त्याग की भावना होनी चाहिए। तो जहां त्याग होगा तो कॉम्प्रोमाइज में कोई परेशानी नहीं होगी और निश्चित रूप से होगा। मैं आपको बता दूं, ऑन चैनल ऑन एयर में बोल रहा हूं, हमारे नेतागण तेजस्वी यादव और भी लोग जो है सभी मिल बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। हर हाल में भाजपा को यहां से सत्ता से दूर रखना है और इसकी प्राप्ति के लिए हम लोग एकजुट हैं। अपनी छोटी मोटी भावनाओं को, छोटे मोटे हितों को, मैं छोटे मोटे इसलिए बोल रहा हूं कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो 1-2 सीट 4 सीट पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कुछ हम
तो त्याग और सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा? उम्मीद जता रहे हैं मनोज पांडे की शाम तक सीट समझौते पर सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे महाराष्ट्र के नेता ये कह रहे हैं। लेकिन ये जो गतिरोध बना हुआ है, इसको लेकर जिस तरह से चर्चाएं हैं, उनको देखते हुए आखिरकार ये तो बात ये विषय उठेगा ही कि क्यों इस पर आखिर बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है। तेजस्वी यादव नाराज बताए जा रहे हैं, यानी आरजेडी वहां नाराज बताई जा रही है। 12-15 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है और कम्युनिस्ट पार्टियों की भी दावा है कि वो कम से कम 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतनी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के खाते से ही जाएंगी, क्या ये उनको स्वीकार होगा? अब जो बात कह रहे हैं मनोज पांडे की उसमें त्याग और बलिदान करना पड़ेगा क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, तो वो लक्ष्य बड़ा देखते हुए आखिर कौन सी पार्टी कितना बलिदान करती है, कितना त्याग करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सैक्रिफाइस की बातें एनडीए गठबंधन में भी चल रही हैं और एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही 66 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची वहां जारी कर दी है झारखंड में, लेकिन सूची जारी करने के बाद ही जिस तरह से उसके पर तमाम तरह के आरोप लगे, सबसे बड़े आरोप वहां परिवारवाद का लगा और पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़ने लगे, दूसरी पार्टियों में शामिल होने की शुरुआत हो गई। यह उसके लिए भी एक बड़ा झटका है। यानी वहां इस मामले में कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में और अपनी पहली सूची जारी करने में तो भारतीय जनता पार्टी ने तेजी दिखाई, एनडीए गठबंधन ने भी तेजी दिखाई, लेकिन उसका जो असर हो रहा है वो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। बिल्कुल, जैसे कि त्याग और समर्पण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये देखने में मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन की हम पहले बात कर लेते हैं। शिवसेना की कुछ 5 सीट्स थी जिन पर वो हमेशा से लड़ती आई थी और अच्छा खासा रिजल्ट्स भी आते थे उन 5 सीटों पर, लेकिन इस बार वो 5 सीटें शिंदे गुट ने बीजेपी के लिए छोड़ दी हैं। अब इससे 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो शिंदे गुट जानता है कि उसका जीतना मुश्किल था क्योंकि सिंपैथी उद्धव गुट के साथ है इस बार लोगों की, जिस तरह से पार्टी टूटी है, जाहिर तौर पर जिस तरह के लोकसभा में भी चुनाव में भी नतीजे आए, शिंदे गुट का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा जितना उद्धव गुट का रहा। तो इस वजह से 5 सीट्स उन्होंने छोड़ी हैं और उन 5 सीट्स पर बीजेपी के खाते में है। अब बीजेपी के सामने भी एक चुनौती रहेगी उनके लिए, लेकिन वो सीट्स छोड़ने से शिवसेना शिंदे गुट में भी भगदड़ मचने की उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि वो 5 सीटें शिवसेना की ही होती थी और शिवसेना के जो नेता थे वो उम्मीदवार मतलब वो मानकर चल रहे थे कि इन सीट्स पर उन्हें उतारा जाएगा, लेकिन अभी स्थितियां वहां बदली हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें भगदड़ की तो स्थितियां बनी हुई हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार ये भी मानकर चल रही है कि उसकी स्थितियां भी खराब हैं, अब उसे सहयोगी दलों की विचारधारा के साथ भी चलना है। जैसे कि अजीत पवार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो एक विशेष समुदाय के लिए अपनी सीट्स छोड़ेंगे, आरक्षित, इस तरह के कई दावे उनकी तरफ से कहे गए 10% सीट्स का, तो उसको भी वो अपने सहयोगियों को भी साधने की कोशिश में लगी। और इसको ऐसे देख सकते हैं कि बीजेपी ने जितनी सीट्स अभी उम्मीदवारों की घोषणा की उसमें से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन इसके उलट महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना निकाली है जिसमें वो दरगाहों के भी दर्शन करवाएगा। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि सहयोगियों को साधने की कोशिश यहाँ पर हो रही है और जाहिर तौर पर अजीत पवार की नाराजगी जो निकल कर आ रही थी, कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा को समझते हुए उनकी विचारधारा के साथ चलने की कोशिश एक तरह से की जा रही है। मतलब साफ है कि एनडीए में उथल पुथल बहुत ज्यादा मची हुई है और अभी स्थितियां कंट्रोल तो नहीं है जो दिखाई दे रहा है। बस एक हम देख सकते हैं, बार बार यही कहा जा रहा है कि एनडीए आगे है, एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, सीट शेयरिंग पहले कर दी है, लेकिन इसकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें ज्यादा थी, इसलिए ये बस एक कोशिश की गई है ऊपरी तौर पर सब कुछ दिखाने की कि नहीं हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, कि वो दिखाई ना पड़े, यानी ढकने की उसको कोशिशें हैं। जो कुछ भी वहां पर उथल पुथल चल रही है, मतभेद चल रहे हैं, और शायद इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो भी कह रहे हैं कि महायुति में भी सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि उनके गठबंधन में, उनकी पार्टी में ठीक नहीं है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन उनका यह कहना है कि उन्हें इस बात का संतोष है कि महायुति में भी सारी चीजें ठीक नहीं है। और महायुति गठबंधन में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने 99 उम्मीदवारों की अपनी सूची भी जारी कर दी है और कई वहां पर अपने उम्मीदवारों की सूची में मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाना देवेंद्र फडणवीस का भी नाम है, महाराष्ट्र के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी नाम है, लेकिन
अभी भी ये कहा जा रहा है कि तमाम ऐसी सीटें जिन पर बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े किए हैं उन पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का दावा था और एकनाथ शिंदे गुट की ये शिवसेना की अभी कोई लिस्ट नहीं आई है, अजीत पवार की एनसीपी की कोई लिस्ट नहीं आई है। तो इसका मतलब साफ है कि अभी वहां एनडीए में भी सारी चीजें अभी सलटी नहीं है, उनका अभी हल निकला नहीं है, विवाद वहां भी बना हुआ है। सुनते हैं एक बार नाना पटोले को क्या कह रहे हैं वहां कांग्रेस एनडीए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर और महायुति को लेकर भी उन्होंने क्या बात कही है। भाजपा 99 सीट पर अपने कैंडिडेट दे चुकी है। कांग्रेस की आज सीईसी है, क्या कांग्रेस भी ज्यादातर सीटों पर अपने गठबंधन साथियों के बीच गुत्थी सुलझा चुकी है? आज लिस्ट आने की संभावना है कांग्रेस की? आज कल हम लोग लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। कल कई मीटिंग्स कैंसिल हुई, शिवसेना के साथ ये कहा जा रहा है मतभेद है कांग्रेस का। कितनी सीटों पे बातचीत आप लोगों को लगता है अभी बाकी है गठबंधन के बीच? 40 सीटों में आज अभी भी है, हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कब तक लिस्ट बाहर आएगी? कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे, मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों को, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे। ऐसा हालांकि अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर, उपचुनाव तो 10 पर होने थे लेकिन मिल्कीपुर, अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। वहां 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता लगभग हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने अपने ज्यादातर सीटों पर कैंडिडेट भी खड़े कर दिए हैं, लेकिन और वहां पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी ने अभी कैंडिडेट नहीं घोषित किए हैं और वहां उसके जो सहयोगी दल हैं यानी एनडीए के सहयोगी दल, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो सुभाषपा हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, या फिर राष्ट्रीय लोकदल हो, या अपना दल एस हो, इन सारे दलों के बीच वहां अभी मतभेद चल रहे हैं। इन सारे दलों का भी दावा है कि उनको सीट वहां मिलनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट किसी सहयोगी दल को नहीं देने के मूड में है। तो अभी वहां जो टिकट किसी अभी जो सूची नहीं जारी हो पाई है उसके पीछे एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि सहयोगी दलों की नाराजगी वहां पर काफी बढ़ी हुई है, मायने रखती है, और सहयोगी दलों को नाराज करके इस विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाने की स्थिति में नहीं है। तो इस दुविधा में अभी तक वहां कैंडिडेट्स की सूची नहीं जारी हो पाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ऐसा माना जा रहा है कि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 2 सीटें उसने कांग्रेस पार्टी को दी है और इंडिया गठबंधन में वहां इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन है। तो एक तरह से इंडिया गठबंधन वहां मजबूत दिखाई पड़ रहा है और वहां पर आगे भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर वो एनडीए गठबंधन से इस मामले में फिलहाल पीछे दिख रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग के ऊपर बड़े आरोप लगातार लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, चाहे वो चुनाव की तारीखों की घोषणा हो, चाहे वो मतदान के समय की स्थितियां हो, चाहे मतगणना के समय हो, तमाम तरह के जो धांधली के आरोप लग रहे हैं उन सारे आरोपों में चुनाव आयोग घिरा हुआ है। एक दिन पहले ही अभी संजय राउत ने, जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ये मिलकर कर रहे हैं। और अब झारखंड में वहां के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि शहरी मतदाताओं और ग्रामीण मतदाताओं के लिए मतदान का समय कम कर दिया गया है, ग्रामीण मतदाताओं के लिए, जबकि झारखंड में 88% मतदाता जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में महज 12% मतदाता है। क्या उन्होंने आरोप लगाया है सुप्रियो भट्टाचार्य ने, क्या कह रहे हैं और क्या इसके पीछे वो षड्यंत्र देख रहे हैं, उनको आभास हो रहा है, सुनते हैं एक बार। एक समान अवसर सबको मिलेंगे ताकि चुनाव भय मुक्त भी हो, व्यभिचार मुक्त भी हो और शांतिप्रिय ढंग से भी हो, और हर वोटर
अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाए। जो 80 साल से ऊपर के वोटर हैं या दिव्यांग है, उनको घर से भी वोट देने की सुविधा होगी। ये सारी बातें कही गई, लेकिन जब आधिकारिक सूचना आई जो गजट के लिए था, उसमें बंटवारा कर दिया गया। चुन चुनकर वैसे विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हम लोग ज्यादा मजबूत है जमीन पर। उन जगहों तो सुप्रियो भट्टाचार्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन जगहों पर जहां उनका गठबंधन, उनकी पार्टी मजबूत है, वहां चुनाव का समय, मतदान का समय कम कर दिया है चुनाव आयोग ने। बड़ा सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग पर लगातार इंडिया गठबंधन विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, कई मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं। और मतगणना जो मतदाता सूची होती है, संजय राउत ने उसमें भी सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में सारे विधानसभाओं में हजारों वोटर्स का नाम जो है वो काट दिया गया है। ये आरोप उसके पहले भी दूसरे राज्यों में भी लगे हैं। तो इस तरह के आरोप जो चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़े गंभीर आरोप हैं। इस बीच अमलेंदु जी कुछ खबर लेकर आए हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। जी अमलेंदु जी, समीर जी, ब्रेकिंग खबर ये है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान एक भाषण दिया था, उसमें जो हासन के पूर्व सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना, उनकी जो एक सीडी आई थी उसको लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी, गंभीर टिप्पणियां थी। उसको लेकर एक याचिका दायर की गई और उसमें मांग की गई कि राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाए, उन्होंने सांसद के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने इसको याचिका खारिज कर दी। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि हम भाषण के गुणदोष के आधार पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस तरीके के मामले जनहित याचिका के रूप में दायर नहीं किया जा सकते। एक बड़ी खबर कर्नाटक उच्च न्यायालय से आई है। दूसरी, एक सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी और वो होगी अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर। मामला ये था कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर। हुआ यह था कि 2016 में एक जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसने गुजरात विश्वविद्यालय को एक नोटिस जारी किया था कि वो सूचना दी जाए। उसने इनकार कर दिया, हाईकोर्ट चला गया वो गुजरात विश्वविद्यालय इस आधार पर कि उसने सूचना आयोग ने उसका पक्ष नहीं सुना था। इस पर कुछ टिप्पणी थी अरविंद केजरीवाल की, उस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। तो इस पर सुनवाई जो है वो जो गुजरात हाई कोर्ट का मुकदमा है उसमें 2023 में गुजरात उच्च न्यायालय ने इसके आदेश को रद्द किया, सीसी किया और अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया था। उस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर आज फैसला आ सकता है, सुनवाई चल रही आ सकता है उस पर फैसला। तो फैसला अगर आता है तो उस पर हमारी नजरें रहेंगी और उसको आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। डीवी लाइव पर लगातार अपडेट्स, खबरों के लिए आप डीवी लाइव को देखते रहिए, हमारे नियमित कार्यक्रमों को देखते रहिए। तमाम खबरों और विश्लेषण के लिए डीवी लाइव के साथ आप बने रहिए। अब इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं समाप्त करना चाहते हैं। मुझे और अंशिता को दीजिए अनुमति। अमलेंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे न्यूज रूम के जो तमाम साथी हमको लगातार इनपुट दे रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं।